अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये एक प्रॉब्लम है जो मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव प्रॉब्लम आप सबसे शेयर करना चाह रहा हूँ। इस प्रॉब्लम में एक फेयरली कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है और इसमें एक वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स है और एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है। इंडक्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, रेजिस्टेंसेस लगी हुई है और इस ब्रांच से कैपेसिटर वाली ब्रांच से करंट आई फ्लो कर रहा है जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट सोर्स करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स डिपेंड कर रही है। ठीक है जी। तो अब हमें करना क्या है, हमें आई निकालना है, आई कैलकुलेट करना है मैश एनालिसिस के ज़रिए और एवरेज पावर कंज्यूम्ड या डिलीवर्ड निकालना है बाय ईच ऑफ द एलिमेंट। तो सर्किट जो है वो ज़ाहिर है एसी सर्किट है और ऑलरेडी फेज़र डोमेन में है। ठीक है। सो इसके ऊपर हम थोड़ी सी वर्किंग करते हैं। सो ये डायग्राम है विच इज़ फेयरली जल्दी से ड्रॉ की गई है। इसमें मैंने किया क्या है, तमाम एलिमेंट्स को नाम दे दिए हैं। ये हमारी वोल्टेज सोर्स जो है ये 1 है इसका नाम, जो रेजिस्टेंस है 2 ohms का ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, ये फोर्थ एलिमेंट है, फिफ्थ एलिमेंट, सिक्स्थ एलिमेंट और सेवन्थ एलिमेंट। ये हमने नंबरिंग सिर्फ इसलिए की है ताकि हम पावर कैलकुलेट कर सकें। ठीक है। सो क्योंकि हमें कहा गया है कि अ, हमने मैश एनालिसिस यूज़ करना है। सो इसलिए हमने मैशेस डिफाइन किए I1, I2, I3 और I4 और फिर हमने KVL अप्लाई किया अराउंड ईच ऑफ द मैशेस। यहाँ पर ये बात नोट करें कि I2 और I3 ये मिलके एक सुपर मैश बनाएगा क्योंकि इन दोनों मैशेस के दरमियान एक डिपेंडेंट करंट सोर्स एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग KVL अराउंड द फर्स्ट मैश I1। तो हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो माइनस टर्मिनल पहले, तो माइनस और फिर ये वैल्यू -j20 प्लस V1 प्लस V2। ठीक है, प्लस V2। अब हमें इन वोल्टेजेस को मैश करंट की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ये जो V1 है वो बेसिकली क्या होगा, यहाँ इस ब्रांच से करंट I1 के बराबर ही होगा क्योंकि ये ब्रांच सिर्फ और सिर्फ मैश I1 के साथ कनेक्टेड है, दो मैशेस के दरमियान नहीं है। अगर दो मैशेस के दरमियान होती तो इस ब्रांच से करंट दो मैशेस का डिफरेंस जा रहा होता, माइनस करके हम निकाल रहे होते। लेकिन यहाँ से बहरहाल ये जो ब्रांच है सिर्फ और सिर्फ मैच 1 के साथ कनेक्टेड है, इसलिए V1 क्या होगा, 2 टाइम्स I1। ठीक है, प्लस V2। अगेन हम V=IR वाले ही कंसेप्ट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, पैसिव एलिमेंट्स, सबको हमने ओम्स में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये रिएक्टेंस मल्टीप्लाई बाय द करंट which is flowing through this branch is going to give us the potential V2। ठीक है। ये सारी वो बातें हैं जो आप पहले से जानते हैं, बस फर्क ये है कि हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज कर रहे हैं। सो आई, इस ब्रांच से फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, मैश्ड करंट के टर्म्स में I1 माइनस I2। तो ये करंट आ गया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने -j2 से। ठीक है जी। ये आ गया पूरा हमारा, ये पूरी टर्म जो है ये V2 है, ये पूरी टर्म इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हमने, I1 की टर्म्स को एक साथ कलेक्ट किया, I2 की टर्म्स को एक साथ कलेक्ट किया, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम ये हमें पता है कि हम इस I4 को कैलकुलेट करने के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है KVL लगाने की, क्योंकि I4 जो है वो किसके बराबर होगा, 5 एम्पियर्स के बराबर होगा। तो अब ये यही एक सुपर मैश बचा है जिसके ऊपर हमें KVL अप्लाई करना है। सो लेट्स डू दैट। इक्वेशन यहाँ पर देखिए, -V2 प्लस V3 प्लस V4 इक्वल्स टू 0। तीन टर्म्स है और तीन यहाँ पर ब्रांचेस लगी हुई हैं इस सुपर मैच के ऊपर। ठीक है। इसी तरह हमने इन वोल्टेजेस को मैश करंट की टर्म्स में लिख लेना है। V2 हम पहले ऊपर लिख चुके, यहाँ पर -j2 मल्टीप्लाई बाय I1 माइनस I2।
तो हमने माइनस ऊपर से कॉपी किया और V2 यहाँ से कॉपी कर लिया सीधा सीधा। ठीक है, अब बची बात V3 और V4 की, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। V3 किसके बराबर होगा? करंट जो इस ब्रांच से फ्लो कर रहा है मल्टीप्लाई बाय इस ब्रांच की रिएक्टेंस। तो इस प्लस अगर हमने यहाँ अज्यूम किया है, माइनस यहाँ अज्यूम किया है, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो ब्रांच करंट है वो लेफ़्ट से राइट जा रहा है। तो यकीनन मैश करंट की अगर हम बात करें तो वो जो लेफ़्ट से राइट जा रहा है मैश करंट, वो उसको हम पहले रखेंगे क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो बड़ा है। तभी नेट करंट फ्रॉम दिस ब्रांच लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो I2 माइनस I4। ठीक है जी, तो हमने V3 को रख दिया I2 माइनस I4 करंट मल्टीप्लाई बाय J, क्योंकि इस ब्रांच की जो जो रिएक्टेंस है वो J ओम्स है, प्लस V4 सिंपल है। ठीक है, यहाँ से करंट I3 फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस टाइम्स I3, तो 4I3 इज बेसिकली V4 इक्वल्स टू 0। इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया और हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन। अब यहाँ पर हमें पता है यूजिंग द फैक्ट कि I4 जो है वो 5 एम्पियर्स के बराबर है, इसके ऊपर हम पहले बात कर चुके। तो इक्वेशन नंबर 2 में हाँ अच्छा जी, सो इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम जहाँ पर यहाँ पर हमारे पास I4 था, वो I4 की जगह हमने क्या रख दिया, हमने रख दिया माय बैड, जे आई फोर था, तो हमने 5 रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। ठीक है जी, ऑलराइट। सो सिंपली हमने इक्वेशन नंबर 2 में I4 रिप्लेस किया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। फ्रॉम द सर्किट अब हमें एक और चीज़ देखनी है, क्योंकि अभी हमारे पास 4 अननोन्स हैं और 3 इक्वेशंस आई हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि हमें वील हैव टू यूज़ द फैक्ट कि इस ब्रांच से जो करंट जा रहा है वो 2I के बराबर है। ठीक है, और इनफैक्ट I किसके बराबर है? I बराबर है I1 माइनस I2 के। तो I बराबर है I1 माइनस I2 के, और इस ब्रांच से करंट कितना जा रहा है? 2I जा रहा है। तो 2I, इस ब्रांच से करंट 2I जा रहा है। ठीक है, जो मैश करंट की टर्म्स में क्या है? I3 माइनस I2, I3 माइनस I2। सो 2I इज I3 माइनस I2, और ये I क्या है? I हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, I1 माइनस I2। इसको थोड़ा सा हमने मैनिपुलेट किया, टर्म्स को एक तरफ लेकर आए, तो इक्वेशन नंबर 4 आ गई हमारे पास। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, हमारे पास 3 इक्वेशंस और 3 अननोन्स आ गए। I4 को हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन। तो मैंने यहाँ पे वो तीनों इक्वेशंस कलेक्ट कर लिए, 1, 3 और 4। इसके ऊपर हम क्रैमर्स रूल लगाएंगे। ठीक है, क्रैमर्स रूल लगाना आपको आता है, हम टर्म्स को यहाँ पर रिप्लेस करते रहेंगे। ठीक है, -2 प्लस J2। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली जो J2 था, जो लिखने से रह गया है, वो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। सो ये टाइपो है, इसको नोट कर लें, यहाँ पे J2 है। तो ये हमने कॉपी किया, -J2, I3 का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 है। ठीक है जी, बाकी हमने इसी तरह ये I1 I2 I3 की कोफिशिएंट इक्वेशन 3 से कॉपी कर लिए, और इक्वेशन 4 से भी कॉपी कर लिया। ठीक है, जब आप इसको मैनिपुलेट करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे 3x3 का मैट्रिक्स मैनिपुलेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं होगा। आपको इसी तरह करना होगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर माइनस दिस एंटिटी। जिस तरह से 3x3 का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं वैसे आपको इक्वेशन बना के फिर आप भले इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने वो इंटरमीडिएट स्टेप्स नहीं दिखाए, आपने दिखाने हैं। तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा -6 माइनस J10। इसी तरह हम डेल वन डेल टू कैलकुलेट कर लेंगे। आपको पता है कैसे कैलकुलेट किया जाता है। डेल वन के लिए हम फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे जो इक्वेशन के राइट साइड पे कॉन्स्टेंट्स होते हैं उससे, और डेल टू के लिए
यही काम हम सेकंड कॉलम के लिए करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो डेल मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया था पिछली स्लाइड से, डेल 1 और डेल 2 हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ मूविंग ऑन, आई वन और आई टू कैसा आएगा, डेल 1 डिवाइडेड बाय डेल, डेल 2 डिवाइडेड बाय डेल, ये वैल्यूज़ आपके पास हैं मौजूद, वो हम यहाँ पर जब रिप्लेस करेंगे आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये और पोलर फॉर्म में आई वन की वैल्यू ये आएगी, इसी तरह आई टू की वैल्यू ये आएगी। पहले हम ये चीज़ देख चुके थे कि आई इज इक्वल टू आई वन माइनस आई टू, आप इसको सिंपली माइनस करेंगे तो आपके पास आई की वैल्यू एक अननोन आपके पास आ गया 7.9 एंगल 43.5 एम्पियर। इक्वेशन नंबर 4 जो मैंने यहाँ पर रेफरेंस के लिए कॉपी कर दी है सीधे हाथ के नीचे, यहाँ से हम आई थ्री कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास आई वन और आई टू की वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, एक दोबारा से आपको 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आई वन आई टू आई थ्री हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें एवरेज पावर कैलकुलेट करनी थी। हमें याद है क्वेश्चन नंबर 3 से कि एवरेज पावर किसके बराबर होती है, पी वन या पी इज इक्वल टू हाफ वी एम आई एम कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई। थीटा वी क्या है, फेज एसोसिएटेड विद द वोल्टेज, एंड थीटा आई क्या है, फेज एसोसिएटेड विद द करंट। तो हमें अगर निकालना है पावर, एवरेज पावर विच इज़ डिलीवर्ड बाय दिस सोर्स, तो हमें क्या करना होगा, इस सोर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है जो हमें दिया हुआ है उसको यूज़ करेंगे, उसकी पीक को और उसके फेस को यूज़ करेंगे, और यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या था, आई वन था वो। ठीक है, वो आई वन मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ रखा हुआ है 6.91 एंगल माइनस 141.9 डिग्रीज। ठीक है, तो हमने ये यूज़ करना है। सो दिस इज़ व्हाट वी डिड, हाफ वी एम के लिए हमने 20 मैग्नीट्यूड उठा लिया, और आई एम के लिए हमने, क्योंकि यहाँ से आई वन पास हो रहा है तो इसका जो पीक है वो 6.91 है, तो यहाँ पर आ गया। कॉस थीटा वी वोल्टेज के साथ एसोसिएटेड जो फेज है -90, वो यहाँ पर आ गया, और थीटा आई जो करंट के साथ एसोसिएटेड है -141.9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह आपके पास पावर आ गई 42.64 वाट्स। अब ये बात ध्यान में रखिए, ये पावर डिलीवर्ड है, क्यों, क्योंकि हमने कहा था पैसिव साइन कन्वेंशन में क्या होता है, अगर प्लस टर्मिनल से करंट निकल रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट पावर डिलीवर कर रहा है। तो P1 जो है ये पावर डिलीवर्ड है, ये आप अपने पास कहीं नोट कर लें ताकि आप इसको वेरीफाई कर सकें। इसी तरह P2 क्या है, एलिमेंट 2 यानी रजिस्टर के साथ एसोसिएटेड जो पावर है वो हाफ, उसको हम इससे भी निकाल सकते हैं लेकिन हाफ आई एम स्क्वायर इंटू आर से हम निकालेंगे। आई एम यहाँ पर क्या है, यहाँ पे भी करंट आई वन फ्लो कर रहा है, तो आई वन की जो पीक है वो है 6.91, तो 6.91 हमने इस्तेमाल किया, आर की वैल्यू 2 है, तो हाफ 6.91 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, हमारे पास पावर आ गई 47.75। अब क्योंकि ये पैसिव डिवाइस है तो जाहिर है ये पावर डिसिपेटेड ही है, कंज्यूम्ड ही है। P3 और P5, P3 ये है, ये थर्ड एलिमेंट ये है, और फिफ्थ एलिमेंट ये है, ये दोनों रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, इसलिए इनकी पावर क्या होगी, 0 वॉट्स होगी। आप भी यही रीज़न लिख के इसको 0 लिख सकते हैं, देयर इज़ नो इशू एट ऑल। अब आते हैं फोर्थ एलिमेंट की तरफ, दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये वाला जो केस है इसमें देखें हम पावर निकाल रहे हैं इस करंट सोर्स की, एंड दिस करंट सोर्स इज सपोज टू सप्लाई पावर, लेकिन हम किस तरह से निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं इसको P4 हाफ वी एम आई एम, वही जो हमारा फॉर्मूला है थीटा वी माइनस थीटा आई, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर वोल्टेज क्या है इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस वही वोल्टेज है, 5 एम्पियर के सोर्स के अक्रॉस वही वोल्टेज है जो इस इंडक्टर के अक्रॉस है। ठीक है, तो अगर हम V3 को ही यूज़ करें पावर की कैलकुलेशन के लिए तो वी कैन डू दैट। तो इस V3 का मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, इस V3 का मैग्नीट्यूड यूज़ करेंगे, और यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो तो ये सोर्स ही खुद डिफाइन कर रही है, तो हम वो यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे एक बात नोट कीजिए, अगर तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जो हमें नज़र आ रहा है कि पॉजिटिव आ रही है,
तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने साइन अस्यूम किए हैं, यहाँ पर माइनस टर्मिनल है, यहाँ प्लस टर्मिनल है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो माइनस टर्मिनल से करंट निकल रहा है का मतलब क्या हुआ कि ये जो सोर्स है ये बेसिकली पावर सप्लाई नहीं कर रही, पावर कंज्यूम कर रही है। कंट्रास्ट टू दिस वन, प्लस टर्मिनल से करंट निकल रहा था तो पावर डिलीवर हो रही है, माइनस टर्मिनल से करंट निकल रहा है तो पावर कंज्यूम हो रही है। हमने जब ये कैलकुलेट किया तो पावर आ रही है पॉजिटिव, इसका मतलब ये है कि हमारी असम्पशन ठीक है, और ये वाली जो सोर्स है ये पावर एक्चुअली कंज्यूम कर रही है, तो उसको भी आप नोट कर लें, ये पावर कंज्यूम कर रही है, इसको आप अपने पास कहीं लिख लें। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन। अब यहाँ पे उसी तरह हमने यूज़ किया है, V3 का मैग्नीट्यूड था, वो हमें निकालना था, V3 हमें गिवन नहीं था, वो हमें निकालना था। तो V3 क्या है जनाब? V3 है रेजिस्टेंस विच इज़ J मल्टीप्लाई बाय, और रिएक्टेंस विच इज़ J मल्टीप्लाई बाय करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रिएक्टेंस, दैट इज I1 सॉरी I2 माइनस I4। तो J मल्टीप्लाई बाय I2 माइनस I4, वैल्यूज पुट करें, आपके पास V3 आ जाएगा। इस V3 को हमने यहाँ रखा, इसके एंगल को हमने यूज़ किया, यहाँ पे इसके साथ कोई एंगल नहीं था तो वो ज़ीरो आ गया, और मैग्नीट्यूड 5 था इसका, तो हमने रखा, आंसर पॉजिटिव आया। सो ये पावर कंज्यूम्ड है। अच्छा जी, P6 पर आ जाइए, ये वाली, इसमें हमें इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है विच इज़ एक्चुअली नथिंग बट V4। यही काम हमने यहाँ पर किया। तो वी एम की जगह हम V4 का मैग्नीट्यूड रखेंगे, और जो करंट है जो ये सोर्स सप्लाई कर रही है वो 2I है, तो हमने यहाँ पर 2I रख दिया। I हम पहले कैलकुलेट कर चुके। थीटा V4, इसके साथ जो भी एंगल एसोसिएटेड है V4 के साथ वो हम यहाँ रखेंगे, माइनस थीटा I, जो भी इस I का फेस था वो हम उठा के यहाँ रख देंगे। तो V4 हमें पता नहीं है, हमने कैलकुलेट कर लिया, सिंपल है, 4I3, यहाँ से करंट I3 जा रहा है, मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपके पास ये आ गया 4I3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। तो अब ये V4 का मैग्नीट्यूड हमने यहाँ रिप्लेस किया, हाफ V4 का मैग्नीट्यूड, 2 फार्मूले का I हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, उसका मैग्नीट्यूड था 7.9, ये नीचे ये लिखा हुआ राइट साइड पे। ठीक है जी, कॉस में हमने एंगल्स रिप्लेस किए, थीटा V4 के साथ जो एसोसिएटेड एंगल है ये वो है 76 माइनस माइनस 43.5, जो कि एंगल एसोसिएटेड है करंट के साथ, इसको कैलकुलेट किया, 32.5 आ रहा है। और यहाँ पर ये बात देखिए कि ये प्लस टर्मिनल इधर है, माइनस टर्मिनल इधर है, प्लस टर्मिनल से करंट निकल रहा है, तो P6 जो है वो बेसिकली पावर डिलीवर कर रही है। ठीक है, अब आ जाएं P7 के ऊपर। इट्स क्वाइट सिंपल, पहला ही वाला केस है, इसको आप आई होप आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर आप P7 को, P4 को और P2 को ऐड करें तो उसकी वैल्यू तकरीबन तकरीबन P1 और P6 के एडिशन के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि सर्किट के अंदर जितनी पावर डिलीवर हो रही होती है उतनी ही कंज्यूम हो रही होती है, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। ऑल्दो हमसे कहा नहीं गया कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स पावर निकालने के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है कि हमें पता हो कि कॉम्प्लेक्स पावर अगर हमें निकालने को कहा जाए, अभी हमने एवरेज पावर निकाली है तमाम एलिमेंट्स की, अगर हमें कॉम्प्लेक्स पावर निकालने को कहा जाए तो हम कैसे निकालेंगे? कॉम्प्लेक्स पावर का हमने फॉर्मूला देखा था, कॉम्प्लेक्स पावर S से रिप्रेजेंट होती है, और बाय द वे इसी S कॉम्प्लेक्स पावर को, जिसको हम VA में मेजर करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड को हम एपरेंट पावर कहते हैं। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हाफ वोल्टेज का फेजर मल्टीप्लाई बाय करंट की फेजर का कॉन्जुगेट, और ये किसके बराबर होती है रिएक्टिव के केस में, सॉरी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट केस में? ये होती है एवरेज पावर प्लस जे रिएक्टिव पावर के बराबर। ये हम क्लास में थियोरेटिकली डिस्कस कर चुके हैं, तो ये निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर हम फर्स्ट एलिमेंट की एस निकाल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स पावर निकाल रहे हैं, तो हाफ हमने लिया फॉर्मूले का, और जो वी था वो ये था वी पूरा, वो हमने यहाँ रख दिया एंगल के साथ, और जो आई था यहाँ से फ्लो करने वाला करंट आई, वो I1 है बेसिकली, और वो इसके बराबर है 6.91 एंगल माइनस 141.9,
इसका कॉन्जुगेट करना है। जब कॉन्जुगेट करते हैं तो हम मैग्नीट्यूड वैसे ही छोड़ देते हैं, जो एंगल है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो हमने इसका एंगल का साइन चेंज कर दिया, मैग्नीट्यूड वैसे ही छोड़ दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया ये है कॉम्प्लेक्स पावर विच इज़ जनरेटेड बाय द फर्स्ट एलिमेंट। और ये बात हम जब हम एवरेज पावर कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने ये बात देख ली थी कि ये जो पावर है एवरेज पावर, ये सप्लाई करी है, जो सोर्स है हमारी वोल्टेज सोर्स, ये एवरेज पावर सप्लाई कर रही है। और उस एवरेज पावर की वैल्यू आई थी 42.64। आप यहाँ पर भी नोट कर लें कि ये जो सोर्स है ये एवरेज पावर 42.64 वाट्स जनरेट कर रही है, और ये रिएक्टिव पावर इतनी जनरेट कर रही है 54.38। 54.38। इसी तरह अगर हम दूसरे एलिमेंट की एवरेज पावर, सॉरी, कॉम्प्लेक्स पावर निकालना चाहें तो हमें ये देख लेना चाहिए पहले कि ये एलिमेंट है क्या। ये एलिमेंट एक पैसिव एलिमेंट है, एक रेजिस्टर है, जो कि बेसिकली जिसकी रिएक्टिव पावर कुछ नहीं होती, इसकी एक्टिव पावर ही होती है। तो इसकी अगर आप कॉम्प्लेक्स पावर निकालना चाहें, S2 निकालना चाहें, तो वो P2 के बराबर ही आएगी, एवरेज पावर के बराबर ही आएगी। जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दिस फैक्ट मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ इसको, हालांकि ज़रूरत नहीं है। हाफ V1, इस कंपोनेंट 2 के क्रॉस जो वोल्टेज है वो V1 है, और कंपोनेंट 2 के थ्रू जो करंट जा रहा है वो क्या है, I1 है। तो हाफ V1 I1 का कॉन्जुगेट, करंट को हम हमेशा कॉन्जुगेट करते हैं। अगर आप यहाँ पर अगेन वैल्यूज रिप्लेस कर दें, हाफ और ये 2 और ये पूरा हमने V1 निकाल लिया। V1 कैसे निकलेगा, 2 टाइम्स करंट, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर इज नथिंग बट करंट थ्रू दिस रेजिस्टर विच इज I1, और I1 किसके बराबर है, 6.91 एंगल -141.9 को मल्टीप्लाई करना है हमें 2 से, ठीक है। तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6.91 एंगल -141.9। तो ये हमारे पास V1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय I1, I1 अगेन यही है, लेकिन इसका कॉन्जुगेट करना है तो माइनस को हमने हटा दिया, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आपके पास आएगा 47.75 वाट्स। ऑल्दो ये VA होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसका कोई रिएक्टिव पार्ट नहीं है तो ये वाट्स है, और ये एग्जैक्टली P2 के बराबर है। इसलिए हम कभी भी रेजिस्टेंस की कॉम्प्लेक्स पावर नहीं निकालते, क्योंकि वो हमेशा एवरेज पावर या रियल पावर के बराबर ही होती है। S3 की अगर हम बात करें, S3 अब ये रिएक्टिव कंपोनेंट है, इसकी एवरेज पावर 0 आ रही थी। इसी तरह S5 की भी ये जो फिफ्थ कंपोनेंट है, इसकी जो एवरेज पावर आ रही थी 0 आ रही थी, क्योंकि हमें पता है कि रिएक्टिव कंपोनेंट्स की कोई एवरेज पावर नहीं होती, ठीक है जी। तो इसलिए हम क्या इसकी कॉम्प्लेक्स पावर भी ज़ीरो होगी, नहीं, इसकी कॉम्प्लेक्स पावर ज़ीरो नहीं होगी। हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हम करते रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स पावर का फार्मूला। तो ये है जनाब S3 इज इक्वल टू हाफ। अब इसको देखना है कि कंपोनेंट 3 के क्रॉस क्या है, वोल्टेज V2 है, और यहाँ से करंट क्या फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है, तो उसका कॉन्जुगेट, क्योंकि हमें V2 नहीं पता तो अभी हम इसको इक्वेशन नंबर 7 का नाम देके छोड़ देते हैं। V2 इज क्या होगा, वोल्टेज निकालना है तो दिस रिएक्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट, तो -J2 मल्टीप्लाई बाय R, I मल्टीप्लाई बाय -J2 हमने यहाँ पे लिख दिया, और I हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे राइट हैंड साइड पर इधर से। ये आ गया हमारा I, इसको मैनिपुलेट करें 15.8 कैलकुलेट करें, एंगल -46.5 आ रहा है, ठीक है। अब ये हम उठा के क्वेश्चन 7 में रख दें, तो S3 है हाफ, और V2 हमने अभी कैलकुलेट किया है, I हम पहले कैलकुलेट कर चुके थे, इसका कॉन्जुगेट करना है तो एंगल के साथ -43 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये यहाँ पे रख दिया। अब आप इसको कैलकुलेट करें तो आप देखें प्योरली रिएक्टिव, प्योरली एक इमेजनरी वैल्यू आ रही है, तो ये एक रिएक्टिव पावर है। बेसिकली इसको मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था इज इक्वल्स टू Q3, ठीक है ना, क्योंकि ये अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये बेसिकली इससे करस्पॉन्ड कर रहा है। इसको कंपेयर करें S2 को, तो बेसिकली ये इससे कंपेयर कर रहा है, करना भी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये P2 है जो कि प्योर रेजिस्टर था, रेजिस्टर के अंदर एक्टिव पावर कंज्यूम होती है, और रिएक्टर के अंदर रिएक्टिव पावर कंज्यूम होती है। रिएक्टर से मतलब रिएक्टेंसेस की बात कर रहा हूँ मैं, इंडक्टर और कैपेसिटर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट complex power of um,
of a reactive component which would end up in being a reactive power. आगे चलते हैं, ये लास्ट स्लाइड है। S4 निकालने के लिए, इसकी रिएक्टिव पावर निकालने के लिए हमें वही फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। इसके क्रॉस जो भी हमारे पास वोल्टेज है विच इज़ V3, और यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है उसका कॉन्जुगेट, वही सब हमने किया। V3 हमने पिछली पहले ही हम कैलकुलेट कर चुके थे, I5 है, इसका कॉन्जुगेट लेने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू कैलकुलेट इट यू आर गोइंग टू गेट दिस। नोट करें कि जो यहाँ पर S कॉम्प्लेक्स पावर, इस करंट सोर्स की कॉम्प्लेक्स पावर के जो रिएक्टिव कॉम्पोनेंट, जो एक्टिव कॉम्पोनेंट है सॉरी, 24.28, हमारे पास P4 भी यही आया था जब हमने एक्टिव पावर सप्लाइड और डिलीवर्ड बाय जो सोर्स निकाली थी, तो वही यही आया था। लेकिन हमारी साइन कन्वेंशन ने हमें ये बताया कि क्योंकि माइनस टर्मिनल से करंट लीव कर रहा है तो ये पावर एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है जी। इसी तरह S5 पे आ जाइए। ठीक है, S5 पे आ जाइए। वो S5 यानी हमारा ये वाला कंपोनेंट, यहाँ पर आप देखें तो इस तरह से हम सेम उसी मेथड से निकालेंगे। इसको हम सेम उसी मेथड से निकालेंगे जिस मेथड से हमने कैलकुलेट किया था जनाब ये थर्ड कंपोनेंट का सही है। इसके क्रॉस वोल्टेज है V3, और यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कर रहा है I2 माइनस I4 का कॉन्जुगेट लेना है हमने, वो हमने किया। I2 ये है, यहाँ से देख लीजिए। I4 क्या है, वो I4 तो है ही 5, कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास आ गया S5 इज इक्वल्स टू J 177.9 VAR। बिल्कुल इसी तरह से आप इस सिक्स्थ एलिमेंट और सेवन्थ एलिमेंट का भी कैलकुलेट कर लेंगे कॉम्प्लेक्स पावर। ठीक है, आई होप दिस हेल्प्स एंड विश यू ऑल गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।